हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे थे? कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है ये आपको बताया गया है। खैर, ये केमिस्ट्री कौन सी है? केमिस्ट्री फर्स्ट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री फर्स्ट, क्लास 11th, क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है P+। P+ से हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से की गई और किसने किया, कब किया, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यही हमारा टॉपिक है आज का। तो शुरू करते हैं। जो इसमें डिस्कवरी की गई है कैनाल रेज की, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नेम है रदरफोर्ड। हालांकि इस पर गोल्डस्टाइन नाम के भी साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। उसने भी बहुत सारा फाइनल रिजल्ट उसने दिया था, ठीक है। जो डिस्कवरी का आइडिया है ये किसने दिया था? गोल्डस्टाइन ने दिया था। गोल्डस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने। लेकिन उसको अंजाम तक किसने पहुंचाया? डिस्कवरी को अंजाम किसने दिया? वो है अपना रदरफोर्ड। पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो ईयर है जिस ईयर में डिस्कवर किया गया वो है 1919, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 1920 लिखा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे इसने डिस्कवरी की थी कब? ईयर कौन सा था? ईयर था 1919, लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है 1920। तो आप इसको मानिएगा 1920 जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। खैर, अगर आप इसको लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आप इसको क्लिक करिए जो एनसीईआरटी में लिखा है। बट अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ रहे हैं, इन दोनों में से ही कोई एक आ रहा है, बाकी दूसरे ऑप्शन हैं, तो आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये ईयर कौन सा है? 1919। साइंटिस्ट का क्या नेम है? रदरफोर्ड। साइंटिस्ट कौन है? रदरफोर्ड, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, कैसे किया था कैनाल रेज को डिस्कवर करने में, इसको समझते हैं। जो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपने क्या किया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें दो आपने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे थे। एक था कैथोड और दूसरा था एनोड। एनोड आपका कैसा था? परफोरेटेड था, मतलब जिसमें पोर थे, छोटे छोटे छेद थे, छिद्र, ठीक है। छिद्रयुक्त एनोड लिया था, जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेटेड एनोड। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? उल्टा काम कर लेंगे। उल्टा काम का मतलब एनोड में हम पोर्स नहीं करेंगे, पोर्स नहीं बनाएंगे। पोर किस में बनाएंगे? कैथोड में बनाएंगे, ठीक है ना। प्रेशर हमारा वही रहेगा जो एनोड जो कैथोड रेज के डिस्कवरी में था, जो वहां डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर लिया था आपने, वही प्रेशर हम यहां पर भी लेंगे। जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक करंट दिया था हमने डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जो वोल्टेज वहां पर था वही उतना ही वोल्टेज यहां पर भी होगा, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है? इसकी डिस्कवरी के लिए हम यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब बना लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये हम डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे हैं, ओके। तो ये हो गया फॉर वैक्यूम, ठीक है ना।
ये हो गया फॉर वैक्यूम। ओके, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। बात समझ रहे हैं आप? एक ऐसा कैथोड प्लेट जिसमें छोटे छोटे छेद बने हुए, ओके, पोर्स बने हुए, ठीक है ना। और यहां से वायर के जरिए इन्होंने क्या किया, इसको पावर से कनेक्ट कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स से इन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव वाला छोटा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, ठीक। ये है हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स, दैट इज पावर। इसको हम पावर बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। ओके, और ये है फॉर वैक्यूम। ये है कैथोड, कैसी कैथोड, परफोरेटेड। और ये है एनोड, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहां नेगेटिव चार्ज कर दिया है, नेगेटिव चार्ज आप यहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली क्लास देखा होगा जो हमने YouTube पर लिया था, इसके पहले वाली जो क्लास थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने यहां पर पोर नहीं बनाए थे, हमने पोर यहां पर बनाए थे, एनोड पर पोर बनाए थे। और ये देखा था कि जब हम प्रेशर यहां से इसके अंदर की गैस को या गैसियस मॉलिक्यूल्स को यहां से निकालते हैं और प्रेशर कम करते हैं इसका, तो प्रेशर कम करते करते कितना किया था, 0.001 mm Hg रखा था हमने, मिलीमीटर मरकरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीमीटर मरकरी, ये 1 है। तो इतना प्रेशर हमने अरेंज किया इसके अंदर, यहां से मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल करके यहां से जो सिस्टम बना है इसके अंदर का प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। और ये बहुत कम प्रेशर है, इतना कम है कि इसको हम कहते हैं कि वैक्यूम हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। बट वो असल में वैक्यूम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ गैसियस मॉलिक्यूल तो है। उसको कंप्लीट वैक्यूम तब मानते हैं जब इसके अंदर एक भी गैसियस मॉलिक्यूल ना हो, एकदम खाली हो, तब इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इतना प्रेशर है, मतलब कुछ ना कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब यहां पर आप कौन सी गैस ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं जो आप जानते हैं। यहाँ आप CO2 गैस ले सकते हैं, यहाँ आप अमोनिया गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्कवरी की गई थी, इसमें किस गैस को सेलेक्ट किया गया था स्टूडेंट, तो हम बताएंगे आपको, हाइड्रोजन गैस को सेलेक्ट किया गया था। रदरफोर्ड ने एक्चुअल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की, उसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डिस्कवरी इस साइंटिस्ट ने की, रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है आपका 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। तो इनमें से हम किस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर सभी का 1 है। तो जिस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, उस हाइड्रोजन के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम किसको लेंगे, इस वाले हाइड्रोजन गैस को लेंगे। यहां पर इसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कैसे किया था, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, उसकी बात हम किसी दूसरे क्लास में कर लेंगे। लेकिन किया था इसने, हम इतना ही इसमें बताएंगे, ठीक। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से क्या होगी, जाए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यह इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से हम इसको सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसमें कैथोड रेज भी जब मिलेंगे हमें,
और साथ साथ एनोड रेज भी मिलेंगी। एनोड रेज कैनाल रेज का दूसरा नाम है। कैनाल रेज, एनोड रेज एंड पॉजिटिव रेज, तीन नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। कैनाल रेज, एनोड रेज और तीसरा क्या होता है, पॉजिटिव रेज होता है। ये तीन नाम है किसी एक ही रेज के। हम कैनाल रेज कहें या फिर पॉजिटिव रेज कहें या फिर हम उसको एनोड रेज कहें, बात एक ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। तो जब यहां से हम इस प्रेशर पर 0.001 mmHg पर यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब यहां से वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो कितना वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जितना वोल्टेज आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में सप्लाई किया था उतना ही वोल्टेज हम इसमें भी करते हैं। तो कितना था, ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम सप्लाई करते हैं। और सप्लाई करने के बाद चूंकि हमने यहाँ पोर्स बनाए हैं छोटे छोटे, तो यहां से जो रेज निकलेगी उसको हम ऑब्जर्व कैसे करें, उसके लिए यहां पर हम जिंक सल्फाइड का लेप लगा देंगे। जिंक सल्फाइड क्या होता है, इट इज फ्लोरिसेंट मटेरियल और फॉस्फोरिसेंट मटेरियल, ठीक, फॉस्फोरिसेंट मटेरियल या फिर फ्लोरिसेंट मटेरियल इसको हम कह सकते हैं। अच्छा एक बात और, यदि यहां पर हम पोर्स ना करें, छेद ना करें कैथोड प्लेट में और एनोड प्लेट में भी छेद ना करें, तो क्या होगा, तो हमें यहां कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालांकि रिजल्ट आ रहा है लेकिन हम उस रिजल्ट को समझ नहीं पाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि हमें यहां पर कोई चेंज नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज जो है इनविजिबल होती है, मतलब दिखती नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते। ठीक उसी तरह एनोड रेज भी क्या होती है, इनविजिबल होती है, इसको भी हम नहीं देख सकते। जो हम कुछ देख ही नहीं सकते यहां पर जो हो रहा है, हम कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहां पर कुछ हो रहा है, नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक, जैसे हम ये कहें कि भाई यहां हमारे आसपास वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बहुत छोटे हैं, यूनिसेल्युलर हैं, एक सेल वाले हैं, तो हमारी नेकेड आई उनको नहीं देख पाती। ठीक, तो जब नहीं देख पाती तो उसको हम कहते हैं कि यहां कुछ तो नहीं दिख रहा हमें। अब वहीं पर एक बड़ी सी तितली यानी बटरफ्लाई उड़ते हुए आ जाए, उसको हम देख लेंगे, कहेंगे हाँ यहाँ कुछ तो दिख रहा है हमें। लेकिन बैक्टीरिया आपको नहीं दिख रहा है, वायरस आप नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप उस वायरस को, बैक्टीरिया को देखना चाहेंगे तो आप कोई तरीका अपनाएंगे जिससे आप उसको देख पाएं। क्या तरीका अपनाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हेल्प लेंगे तो आप उसको देख पाएंगे। ठीक उसी तरह यहां पर कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है, उसको हम देखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई तरीका अपनाएंगे। तो कौन सा तरीका हमने अपनाया, हमने यहां पर पोर बना दिया, कैथोड प्लेट में छेद बना दिया हमने। छेद करके जो हमने छेद किया तो देखा तब भी कुछ नहीं दिख रहा हमें, ठीक, तब भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक फ्लोरिसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का लेप लगा देते हैं इस ग्लास वॉल पर। कहां पर, जो कैथोड प्लेट है उसके पीछे वाले साइड में। तो कैथोड प्लेट के पीछे वाला हिस्सा है, तो यहां पर हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड जो कि फ्लोरिसेंट मटेरियल या फिर उसको फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कह सकते हैं, उसका आपने यहां पर लेप लगा दिया, मतलब उससे कोटिंग कर दिया आपने इसकी। ये जिंक सल्फाइड कोटिंग है, जड़ेनियस कोटिंग। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं यहां पर ब्राइटनेस हमें दिखती है, ब्राइटनेस जिसको हम लोग फ्लोरिसेंस कहते हैं या फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अब इस ब्राइटनेस को देख करके हम तो कहेंगे कुछ तो यहां दिख रहा है हमें, और ये तभी दिख रहा है जब यहां कुछ हो रहा है। जो यहां हो रहा है मतलब यहां कोई रेज डेवलप हुई, वो रेज पॉजिटिव प्लेट से चल करके नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स आ रही है। जब यहां पर पोर नहीं किया था, हमने छेद नहीं किया था, तो वो जो रेज थी जो पॉजिटिव से चल के इधर आ रही थी, पॉजिटिव प्लेट से चलकर कैथोड प्लेट की तरफ आ रही थी, वो हमें यहां नहीं दिख रही थी क्योंकि हमने पोर नहीं किया था। अब पोर बना दिया तब भी हमको नहीं दिख रही है, यहाँ पे कुछ हमें चेंज नहीं दिख रहा है।
हम उसके अलावा यहाँ कुछ और करें, हमने क्या किया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का हमने यहाँ कोटिंग कर दी, लेप लगा दिया, तो देखा यहाँ ब्राइटनेस क्रिएट हुई। इसी ब्राइटनेस को देख करके हम अंदाजा लगा रहे हैं कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। वो क्या हो रहा है वो आप यहाँ समझ लीजिए। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कैथोड रेज यहाँ डेवलप होती है, मतलब कैथोड रेज कैथोड प्लेट से निकलती है, निकल करके कहाँ जाती है, जो इसमें आपने हाइड्रोजन गैस लिया है उसके मॉलिक्यूल से टकराती है। तो आपने पढ़ा था कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी जो पिछले वाली क्लास में बताया था आपको, कि कैथोड रेज को जब हम गैसियस मॉलिक्यूल में फ्लो करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती है। क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज करने का मतलब जब कैथोड रेज किसी गैस के मॉलिक्यूल से टकराती है तो गैस का मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक ना। लूज करेगा तो कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, नॉर्मल बात, तो ऐसे ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो कितना करेगा कंडीशन पर बात डिपेंड करती है। ये आपको हम बताएंगे कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये आपको बताया जाएगा, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर जो गैस आप लेंगे उसका मॉलिक्यूल जब कैथोड रेज से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर चार्ज कौन सा आता है पार्टिकल पर, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे इस रीजन में पॉजिटिव रेज भी मिलेंगी आपको, नेगेटिव रेज भी मिलेंगी। जो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एक रेज के फॉर्म में यहां से इधर जाते हैं, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। तो कैथोड रेज नेगेटिव की तरफ इंटरेक्ट होगी। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव पार्टिकल्स बने हैं बीच में, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि इससे रिपल होंगे और इधर इंटरेक्ट होंगे। आप जानते हैं अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, जिसके वजह से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो किधर आएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स एज अ रेज या इन द फॉर्म ऑफ रेज वो ट्रेवल करेंगे इधर, ठीक है ना, इधर ट्रेवल करेंगे। और ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स ये भी एक रेज फॉर्म में किधर जाएंगे, कैथोड टू एनोड जाएंगे। इनका डायरेक्शन ये होगा। तो हम इनका ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हम किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव रेज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इधर चलेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो यहां पर जो पॉजिटिव रेज चल रही है कहां से, एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की तरफ आ रही हैं, और यहाँ पर ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं, मतलब एक तरह का ब्राइटनेस आता है। इसी ब्राइटनेस को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, एनोड रेज डेवलप हो रही हैं और यहाँ से आकर के इधर ट्रेवल कर रही हैं इन स्ट्रेट लाइन। तो इनको हम कहते हैं एनोड रेज या फिर कैनाल रेज या फिर क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज। तो इस तरह से प्रोटॉन को कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। अब यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन है इसके न्यूक्लियस में केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन है तो हम जानते हैं इसके बारे में दो फार्मूला। एक फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। एक और आता है पॉइंट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी एटम का, उसी एटॉमिक नंबर के इक्वल उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और यदि वो न्यूट्रल है तो उतने ही उसमें क्या होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे।
ठीक, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तभी जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, अदरवाइज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो अब यहां पर जो एटम है हमने कौन सा लिया, हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास इसका कितना है, 1 है। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, या इसको हम ऐसे लिखते हैं P प्लस N इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसमें एटॉमिक नंबर कितना 1 है, प्रोटॉन कितने होंगे, 1, यानी 1 प्लस N इक्वल टू क्या आ गया, 1। N इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1, N इक्वल टू कितना आ गया, 0। N क्या है, यहां पर न्यूट्रॉन है। हमने देखा प्रोटियम, इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, इसके आइसोटोप्स हैं। इन सभी में से प्रोटियम लिया था रदरफोर्ड ने, और प्रोटियम के न्यूक्लियस में आपने देखा न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो जब आप इसमें से, इसका मतलब अच्छा नाइट्रोजन, जब यहाँ न्यूट्रॉन 0 होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। जब इस गैस का कैथोड रेज के साथ टकराव होगा, और टकराव होने के बाद क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो बचेगा क्या इसके अंदर, केवल एक प्रोटॉन बचेगा ना। इसीलिए जो प्रोटियम है जिसका एटॉमिक मास 1 है, इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं, यानी H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। बाकी और दूसरे पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन नहीं कहते, बिकॉज उसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कि जो कैनाल रेज है या फिर पॉजिटिव रेज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं भाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट वे लिख सकते हैं आप, स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है। दूसरा पॉइंट, अच्छा आप कैसे प्रूव करेंगे, जैसे आपने कैथोड रेज को प्रूव किया था उसी तरह से आप इसको इंप्रूव कर देंगे कि स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है। दूसरा पॉइंट, कैनाल रेज causes energy and particles, इसमें भी एनर्जी और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कैथोड रेज में होते हैं। तीसरा पॉइंट, when it pass through electrical or magnetic field, when it pass through electrical or magnetic field, then it deviates from its path, ठीक है ना। जब इसको हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो ये अपने पाथ से क्या होती है स्टूडेंट, डेविएट हो जाती है। ये अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। कैसे मुड़ती है, आपने कैथोड रेज भी देखा है। तो कैथोड रेज जिसके तरफ इंटरेक्ट होती है ये वहां से रिपल होगी, और कैथोड रेज जहां से रिपल होती है ये उधर इंटरेक्ट होगी। यहां लिख सकते हैं हम, टू द अपोजिट ऑफ कैथोड रेज, टू द अपोजिट ऑफ
कैथोड रेज, कैथोड रेज के अपोजिट इसमें डेविएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो इज वेरिएबल नॉट फिक्स्ड। चार्ज टू मास रेशियो मतलब क्या, E/m इज नॉट कांस्टेंट या इज नॉट फिक्स्ड फॉर द प्रोटॉन, फॉर द कैनाल रेज लिखिए, ठीक है ना, फॉर द कैनाल रेज। अच्छा ये बात ऐसा क्यों है कि कैनाल रेज के लिए जो ये रेशियो है, कौन सा रेशियो, E/m, चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैनाल रेज, इज नॉट फिक्स्ड। क्यों? आपने देखा था कैथोड रेज के लिए फिक्स था, ठीक है, लेकिन कैनाल रेज के लिए फिक्स नहीं है। उसका कारण है कि जो अभी आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, हमने उसमें क्या बताया कि कोई भी गैस आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आप गैस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो बचेगा वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। उस पॉजिटिव पार्टिकल का मास क्या होगा, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। जैसे यदि आप हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बनेगा, उसका मास आप लिख लीजिए। इसी तरह से आप अगर अमोनिया लेंगे तो उसका जो पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा उसका मास अलग होगा। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, उसका मास अलग होगा। नाइट्रोजन का अलग होगा। इसी प्रकार जो भी आप गैस लेंगे, सभी गैसों का जो पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव पार्ट होगा, यदि उनके मास का आप कंपैरिजन करेंगे तो सब अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी डिफरेंट होने के कारण जो m है इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। जब ये वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी, कि फिक्स होगा क्या, ये फिक्स नहीं होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। किसी फ्रैक्शन में यदि आप न्यूमरेटर चेंज कर दें या डिनोमिनेटर चेंज कर दें, दोनों केस में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम कैथोड रेज के लिए बात करें तो कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए कोई भी आप गैस लेंगे तो क्या निकालती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, कैथोड रेज बनाता है, ठीक है ना। तो कैथोड रेज में चूंकि पार्टिकल सभी गैस के, कोई भी गैस आप लेंगे, सभी गैसें सेम कैथोड रेज एमिट करती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज सेम होगा, तो E कांस्टेंट हो गया। अब चूंकि जो पार्टिकल निकालती हैं उस पार्टिकल का हम मास ले रहे हैं, उस पार्टिकल का मास कोई भी गैस लोगे वो सबके लिए समान होगी, इक्वल होगी। कोई भी गैस इलेक्ट्रॉन निकालेगी, जैसे जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस निकाल रही है वही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी निकालेगा, वही इलेक्ट्रॉन अमोनिया गैस भी निकालेगी, वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस भी निकालेगी। कोई भी गैस आप लोगे, सबसे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। इस वजह से उसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स था, बट यहां पर चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं है। भाई जो आप पॉजिटिव पार्टिकल लेंगे तो हमने अभी क्या कहा था कि 1 प्लस चार्ज आ सकता है, 2 प्लस चार्ज आ सकता है, 3 प्लस चार्ज आ सकता है। चार्ज वेरी कर रहा है, तो यहाँ चार्ज भी वेरी कर रहा है और जो पार्टिकल का मास है वो भी गैस टू गैस वेरी कर रहा है। इस वजह से चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैनाल रेज इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो अगर आप इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलाइड कराएंगे तो ये उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट आल्सो आयोनाइज द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। 5वां पॉइंट, इट आल्सो आयोनाइज्ड द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स को ये भी क्या करता है, आयोनाइज कर देता है। तो ये पॉइंट जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार रखिए, ठीक है। अब यहां अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम पाएंगे कि कैथोड रेज जो डेविएशन वाला पॉइंट, इसमें ध्यान से देखिएगा, कैथोड रेज जो है किस प्लेट के टुवर्ड्स डेविएट हो रही थी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स डेविएट हो रही, और ये किसके टुवर्ड्स डेविएट होगी,
ये नेगेटिव प्लेट के टूवर्ड्स देखा ना, अपोजिट, ये लिखा है यहाँ पर अपोजिट टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज। इसका मतलब इस पर चार्ज कौन सा होगा, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर लिखा है कि कैनॉल रेज पॉजेस एनर्जी एंड पार्टिकल्स, इसके अंदर एनर्जी एंड पार्टिकल दोनों होते हैं। तो मतलब कैनाल रेज किससे मिलकर के बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अब इस पार्टिकल की यदि हम बात करें तो पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पर जो आपने कंक्लूड करके निकाला कैनाल रेज में, उसी को प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन एक ग्रीक वर्ड है, बात समझ रहे हैं आप, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो एक चार्ज पार्टिकल है, इसको लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये एटम को बनाते हैं, इनके अंदर एटम के अंदर क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। तो एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है स्टेबल पार्टिकल और दूसरा होता है अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एटम लिखते हैं तो एटम में कौन कौन से पार्टिकल, दो तरह के पार्टिकल आते हैं, एक होता है स्टेबल पार्टिकल और दूसरा होता है अनस्टेबल पार्टिकल्स, ठीक है ना। स्टेबल पार्टिकल्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं। अनस्टेबल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ये होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा। इनके अलावा और जो है पार्टिकल्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। कि स्टेबल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स दोनों मिलकर के एटम बनाते हैं। हम लोग यहां किस पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेबल पार्टिकल की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ लिया जो कि स्टेबल पार्टिकल है। आज हमने इस क्लास में प्रोटॉन की बात किया जो कि स्टेबल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन की बात हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक, ओके। इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और यदि ये समझ में आ रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगी और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी सीरियल वाइज और आपकी स्टडी बेहतर हो सकेगी। ओके, जय भारत।